हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो 8th क्लास के लिए होगा। इसके अंदर हमने तीसरा लेसन शुरू कर रखा है और लेसन का नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। भाई ठीक है, इसके अंदर हमने खनिज के बारे में पढ़ लिया है। खनिज वाला जो टॉपिक है कंप्लीट हो चुका है, इसमें मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो है अपना शक्ति संसाधन। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इसके अंदर देखिए शक्ति संसाधन का क्या मतलब होता है। अगर हम बात करें शक्ति संसाधन की, तो वे साधन जिनका प्रयोग हम किस रूप में कर रहे हैं, वे साधन जिनका प्रयोग हम शक्ति के लिए कर रहे हैं, शक्ति यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वे साधन जिनका प्रयोग हम शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भाई? उनको हम बोलेंगे शक्ति संसाधन। क्यों संसाधन? इसीलिए क्योंकि ये साधन क्या कर रहे हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो इसलिए संसाधन बन गए। ठीक है, और किस चीज की पूर्ति कर रहे हैं? शक्ति की, ऊर्जा की, जिसको हम एनर्जी भी बोलते हैं। अब देखो भाई, अगर मैं इसको डिफाइन करूं ना, ऊर्जा और शक्ति को, तो ऊर्जा और शक्ति कोई पदार्थ तो है नहीं कि उसको हम दिखा करके ये कह दे कि ये जो पदार्थ होता है ना, इसको हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा एक अदृश्य चीज होती है। इसमें क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, कार्य करने की क्षमता जो होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम शक्ति बोलते हैं। ठीक है, पानी का ऊपर से गिरना, और वो पानी जब ऊपर से गिरता है तो उसके अंदर एक एनर्जी निकलती है, और उसके सामने आने वाली जो चीज होती है उसको वो काट देता है, यानी कि उसने अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया। ठीक है, जैसे ही बाइक के अंदर पेट्रोल हमने डलवाया और आगे की तरफ जब चलना शुरू किया, तो इंजन के अंदर उसने क्या किया? एक ऊर्जा को मुक्त किया, यानी कि एक ऊर्जा ने जन्म लिया। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे पास काफी एग्जाम्पल हैं जिससे हम ऊर्जा को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा का मतलब क्या हुआ? कार्य करने की क्षमता। अब बात करते हैं शक्ति संसाधन की। हमारे यहाँ पर टॉपिक ऊर्जा नहीं है, हमारा क्या है? शक्ति संसाधन। तो शक्ति संसाधन में अगर मैं बात करूं तो देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं भाई। ठीक है, एक होता है परंपरागत स्रोत, और दूसरा जो होगा वो होगा गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, तो ऊर्जा को यानी कि शक्ति को हमने कितने भागों में बांट दिया? ऊर्जा और शक्ति को हमने दो भागों में बांट दिया है भाई। ठीक है, एक होता है परंपरागत और दूसरा होता है गैर परंपरागत। आज हम परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, गैर परंपरागत की वीडियो दूसरी बनाएंगे। परंपरागत स्रोत का मतलब क्या होता है कि वे स्रोत, देखो परंपरागत, परंपरा इस शब्द को उठाए यहां से, परंपरा का मतलब क्या होता है? हमारे पुराने जो कई लंबे समय से जो चली आ रही हो। ठीक है, कोई भी कार्य या कोई भी बात जो लंबे समय से चली आ रही हो, जिनको हमारे पूर्वज भी मान रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? परंपरा बोलते हैं। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का मतलब क्या होगा कि जिनका प्रयोग लाखों वर्षों से या फिर लंबे समय से, जिनका प्रयोग लंबे समय से हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? परंपरागत स्रोत बोलेंगे। देखो, घर के अंदर खाना पकाने के लिए क्या किया जाता है? घर के अंदर खाना पकाने के लिए ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये ईंधन का प्रयोग हम आज भी कर रहे हैं, और हमारे जो पहले जो जा चुकी जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी भी इस ईंधन का प्रयोग ही करती थी। ठीक है, तो उससे क्या होता था? इस ईंधन से हमें ऊर्जा मिलती थी। तो ऊर्जा का क्या हो गया? ये एक परंपरागत स्रोत हो गया। तो मतलब क्या है कि लंबे कई सालों से किसी भी कार्य, किसी भी वस्तु का जो प्रयोग होता है ना, वो परंपरागत के अंदर आता है। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, जिनका प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं परंपरागत स्रोत। अब इसके अंदर कहता है कि परंपरागत स्रोत जो होते हैं उनको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक तो हो गया ईंधन, ठीक है, और दूसरा होता है जीवाश्मी ईंधन। एक ईंधन और दूसरा होता है जीवाश्मी ईंधन। ईंधन का मतलब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली जो लकड़ी है ना, जिसका प्रयोग हम घर के अंदर खाना पकाने के लिए कर रहे हैं, लाखों वर्षों से कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको ईंधन बोलेंगे। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो, आगे आ गया जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन का मतलब क्या होता है? जीवों के अवशेष से जिस ईंधन का निर्माण हुआ है ना भाई, जीवों के अवशेष से जिस ईंधन का निर्माण हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम जीवाश्मी
ईंधन बोलेंगे। तो ये किस प्रकार निर्माण होता है इनका? कहता है कि लाखों साल पहले पेड़ पौधे, जो हमारे पेड़ पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं, उनके अवशेषों का दलदल या धरती के नीचे दब जाना, वो क्या हो गए, लगातार उनके ऊपर परत जमती रही और वो धरातल के अंदर धंसते चले गए। ठीक है, और उसके धंसने के बाद उनके ऊपर क्या लगा, उनके ऊपर दाब लगा और एक उनके ऊपर तापमान का असर हुआ, ताप का असर हुआ, और वो किस में तब्दील हो गए, वो जीवाश्मी ईंधन में तब्दील हो गए। कौन हो गए? पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष, जो लाखों साल पहले धरातल के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर दब गए थे। ठीक है, और वो ताप और दाब के प्रभाव के कारण किस में तब्दील हो गए हैं? जीवाश्मी ईंधन में। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या आता है? तो इसके अंदर देखो भाई, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीन चीजें आती हैं भाई, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे परंपरागत स्रोत में, और सबसे पहले शुरू करते हैं कोयला। ठीक है, और अगर मैं कोयले के निर्माण की बात करूं तो देखो भाई, कोयला जो है धरातल के अंदर पाया जाने वाला एक पदार्थ है। ठीक है, धरातल के अंदर पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर खान खोद करके, खनन का कार्य करके इसे चट्टानों के अंदर से निकाला जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना कोयला, जो धरातल के अंदर पाया जाता है। अगर मैं बात करूं इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? वही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के धरातल के अंदर दबने से, ठीक है, उनके गलने सड़ने से, उनके ऊपर दाब और ताप लगने से किसका निर्माण हुआ है? उस कोयले का निर्माण हुआ है। बात समझ में आ गई? अब अगर बात करें तो इसका प्रयोग क्या है, तो इसका प्रयोग किस में करते हैं हम? घर के अंदर घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, इसके द्वारा विद्युत का निर्माण भी होता है, बिजली बनाई जाती है, और कोयले द्वारा जो बिजली बनाई जाती है ना, उसको बोला जाता है तापीय ऊर्जा। ठीक है, कोयले के द्वारा जो विद्युत बनाई जाती है, जो बिजली बनाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तापीय ऊर्जा बोलते हैं भाई। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे जो उद्योग हैं, खास करके लोहा इस्पात जो उद्योग है, उसके अंदर भी कोयले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका प्रयोग। अब बात करें कि कोयला पाया किन किन देशों के अंदर जाता है, तो अगर हम प्रचुरता की बात करें तो उसी क्रम में लिखेंगे चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके बाद जर्मनी है, रूस है, दक्षिण अफ्रीका और अपना पैरा भारत। ठीक है, और भारत के अंदर है ना पश्चिम बंगाल, झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़, काफी राज्य हैं जिनके अंदर से क्या निकाला जाता है? जिनके अंदर से कोयला निकाला जाता है भाई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम को देखो भाई, पेट्रोलियम का भी क्या है भाई? पेट्रोलियम का भी वही है। निर्माण की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के धरातल के अंदर से निकाला जाता है, कुएं खोद करके इसको निकाला जाता है। अगर आप लोगों ने वो खनिज और खनन वाला टॉपिक पढ़ा हो तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो अपना होता है ना प्रवेधन का कार्य, या जिसको हम कूप की खनन कहते हैं, उसके द्वारा हम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकालते हैं। ठीक है, कुएं खोद करके। तो इसका निर्माण वही क्रिया है, जीव जंतुओं के गलने सड़ने से, उनके अवशेषों के ऊपर दाब और ताप के प्रभाव से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। इसे कूप की खनन के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे क्या कहता है? कहता है ये जो है ना एक गाढ़ा काले रंग का द्रव पदार्थ होता है, द्रव अवस्था में होता है। जो कोयला था वो ठोस अवस्था में है, काले रंग का द्रव पदार्थ होता है, गाढ़े रंग का पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम बोलते हैं भाई। ठीक है, ये जो है चट्टानों के मध्य में पाया जाता है, चट्टानों के मध्य पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे दूसरी क्या पढ़े हम? ये जो है खास करके तटीय क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं, तटीय और अपतटीय क्षेत्रों के अंदर ये पाए जाते हैं। इनको क्या किया जाता है? पेट्रोलियम को गहरी खानों से, कुओं से निकाला जाएगा। ठीक है, कुओं से निकालने के बाद इनको क्या किया जाता है? इनको साफ करने के लिए परिष्करण शालाएं होती हैं। ठीक है, परिष्करण शालाओं में भेज दिया जाता है पेट्रोलियम को, इस गाढ़े पदार्थ को भेज दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर से क्या बनते हैं? पेट्रोल, डीजल, ठीक है, मिट्टी का तेल, मोम
यानी कि अनेक प्रकार के पदार्थ बनते हैं। स्नेहक, ठीक है, स्नेह का मतलब ग्रीस होता है। ये आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, स्नेहक, ठीक है, काफी पदार्थ हैं जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, प्लास्टिक को भी लिख लो भाई, ये भी इसके अंदर आता है, ठीक है। ये सारे के सारे पेट्रोलियम के द्वारा बनाए जाते हैं और ये सारे पदार्थ क्या होते हैं भाई, मूल्यवान होते हैं, बहुत पैसा लगता है, ठीक है। देखो पेट्रोलियम निकाला जाता है धरातल के अंदर से, वो हो गया पेट्रोलियम। एक पदार्थ जो निकला गाढ़े रंग का वो पेट्रोलियम है, लेकिन उसके अंदर से अनेक पदार्थ बनते हैं जिसमें पेट्रोल आता है। तो पेट्रोल और पेट्रोलियम दोनों अलग अलग होते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इससे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, स्नेहक और प्लास्टिक, ये काफी चीजें बनाई जाती हैं। इसीलिए पेट्रोलियम एक मूल्यवान पदार्थ है और मूल्यवान पदार्थ होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको काला सोना कहा जाता है। ये प्रश्न भी बनता है कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक मूल्यवान पदार्थ है और ये काले गाढ़े रंग का होता है और इससे अनेक प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं। अगर आप बात करें कि किन किन देशों में पाया जाता है, तो देशों के आधार पर भाई, एक तो ईरान, इराक जो खाड़ी देश है ना, उसके अंदर सऊदी अरब, ठीक है, और बाकी काफी देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका को ले लो, यूएसए है, रूस है, ठीक है, वेनेजुएला, ये काफी देश हैं जिनके अंदर ये पाया जाता है, और अपना भारत भी भाई, ठीक है। और भारत के अंदर जो पेट्रोलियम है वो असम में पाया जाता है, ठीक है, मुंबई के अंदर बॉम्बे हाई है। सबसे पहले पेट्रोलियम का पता है असम के अंदर चला था भाई, फिर उसके बाद ये जो है मुंबई हाई, ठीक है, काफी क्षेत्र जहां पर हमारे यहाँ पर भी निकाला जाता है। नदी के जो डेल्टा क्षेत्र होते हैं ना, वहां पर भी ये निकाला जाता है, खास करके कृष्णा और कावेरी नदियों का जो डेल्टा है ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां हैं, ठीक है, जब नदी समुद्र के पास में गिरती है ना, तब डेल्टा का निर्माण करती है और उस डेल्टा क्षेत्रों के अंदर लगातार मिट्टी के परत दर परत जमने के कारण जो अवशेष होते हैं धरातल के अंदर जम जाते हैं और उनके जमने के बाद किसका निर्माण होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है, इसलिए वहां पर पेट्रोलियम निकाला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ना। अब आगे देखिए, आगे रह गया अपना प्राकृतिक गैस भाई। प्राकृतिक गैस को पढ़ते हैं। ये भी क्या है भाई, ये भी जहां पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, जिन कुओं से, कहता है कि जब पेट्रोल निकाला जाता है तो उसके साथ में एक गैस मुक्त होती है, गैस निकलती है, उस गैस को प्राकृतिक गैस कहते हैं, ठीक है। हमारे यहां जो है घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्र में अगर देखा जाए ना, यानी कि व्यापार के नजरिए से या जहां पर उद्योग लगाए जाते हैं उनके अंदर इसका खूब प्रयोग होता है, घरेलू और वाणिज्यिक दोनों के अंदर, ठीक है। पेट्रोलियम जहां पर निकाला जाता है वहां से मुक्त होने वाली एक गैस जिसको प्राकृतिक गैस कहा जाता है, इसके अलग से भी कुएं मिल जाते हैं और ये पेट्रोलियम के साथ भी पाई जाती है। तो मैंने जहां पेट्रोलियम निकालने वाले जो क्षेत्र पड़े हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर प्राकृतिक गैस के क्षेत्र भी अपने आप इंक्लूड उसके अंदर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें अगर देश लिखोगे आप लोग तो रूस है, नॉर्वे है, ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, नीदरलैंड है। भारत के अंदर अगर उनसे अलग देखें, वो तो है ही बॉम्बे हाई और ये, ठीक है, उनकी उनसे अलग हम देखें तो जैसलमेर है राजस्थान के अंदर, ठीक है, जहां पर ये निकाला जाता है। कृष्णा का गोदावरी डेल्टा है, गुजरात के अंदर निकाला जाता है, गुजरात के तटीय क्षेत्रों के पास से ये निकाले जाते हैं। तो ये थे अपने परंपरागत स्रोत। इन परंपरागत स्रोतों के बारे में अगर हम बात करें तो कहता है कि अगर इनका लगातार प्रयोग करते रहे ना, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये समाप्त होने वाले संसाधन है हमारे। अगर आप लोगों को संसाधन वाला लेसन याद है तो पता होगा, ये वो संसाधन है जिनका हम अगर लगातार इसी प्रकार प्रयोग करते रहें और इनके निर्माण की प्रक्रिया को साथ में देखें ना, तो कहता है कि निर्माण होने में तो लगता है लाखों साल लग जाते हैं, ठीक है, लाखों वर्ष, और प्रयोग तो हम भाई विकास जो कर रहे हैं ना, बड़ी स्पीड से कर रहे हैं, ठीक है, और उसी स्पीड से हम इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो कहता है कि सामंजस्य नहीं बन रहा है, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, और एक समय के बाद क्या होगा, ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसीलिए हम किनको पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत संसाधनों को, ठीक है, जो हमारी अगली वीडियो का टॉपिक होगा। इसके अंदर एक और शामिल किया जाता है, वो है जल विद्युत, ठीक है। ये भी परंपरागत है क्योंकि इसका प्रयोग लाखों सालों से, लाखों साल तो कुछ ज्यादा बोल गए है ना, यानी कि काफी समय से किया जा रहा है भाई, ठीक है, जल विद्युत का प्रयोग भी। तो इसमें किया क्या जाता है, देखो भाई, बारिश का पानी
यानी कि वर्षा का जल, और दूसरा क्या कर रहे हैं हम, दूसरा क्या था, नदियों के जल के ऊपर, नदियों के ऊपर हम क्या कर देते हैं, पानी को इकट्ठा करने के लिए एक बांध बना दिया जाता है। उस बांध के अंदर से ना एक पाइप के द्वारा पानी नीचे डाला जाता है और नीचे लगी रहती है टरबाइन। वो टरबाइन क्या करती है, टरबाइन के उनके ऊपर, पंखों के ऊपर जो पानी गिरता है ना, टरबाइन घूमने लगती है और फिर है ना, कहता है जनरेटरों की मदद से वो किस में तब्दील हो जाता है, वो विद्युत का निर्माण करता है भाई। ठीक है, टरबाइन जैसे ही घूमेगी जनरेटर चलेगा और जिसके द्वारा किसका निर्माण होगा, विद्युत का। और उस विद्युत को हम क्या बोलेंगे, जल विद्युत। वर्षा का जल, नदियों का जल एक बांध में इकट्ठा कर लिया जाता है, बांध से फिर वो टरबाइन पर डाला जाता है, टरबाइन पर चलने से वो घूमने लगते हैं, जिससे जनरेटर चलता है और जनरेटर चलने से विद्युत यानी कि बिजली का निर्माण होता है, जिसे हम जल विद्युत कहते हैं। ठीक है, और फिर बाद में कहता है उस पानी को जो गिरा ऊपर, कहता है उसको सिंचाई के लिए, खेतों के अंदर सिंचाई के लिए फिर आगे नदियों में छोड़ दिया जाता है। और भारत के अंदर काफी परियोजनाएं हैं ऐसी, जैसे बाघड़ा नंगल परियोजना, ठीक है भाई, दामोदर, बाघड़ा नंगल, दामोदर नदी परियोजना, ठीक है, काफी है, गांधी सागर है, काफी परियोजनाएं चला रखी हैं जहां पर क्या हो रहा है, जल विद्युत का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक, जो परंपरागत स्रोत के ऊपर था। गैर परंपरागत स्रोत के ऊपर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसे ध्यान से देखें वीडियो को, उसके बाद एक बार अपनी बुक को पढ़ें और बुक पढ़ने के बाद अपने खुद के नोट्स तैयार करने की कोशिश करें। ठीक है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप लोगों को सभी को हर वीडियो का लिंक मिले। अगर लिंक नहीं मिलता है तो चैनल के ऊपर आप लोगों को ये वीडियो सारी मिल जाएंगी। थैंक यू।